जब एक तरफ उत्तराखंड में चुनाव समय से पहले कराए जाने की बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव में जाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं ऐसे में कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल है, क्या वो चुनावी मोड में आ चुका है? ये बड़ा सवाल है और आज इसी पर एनालिसिस करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड पर पावर सेंटर का शो। मैं हूं आशीष तिवारी। कांग्रेस को लेकर बात आज इस शो में करेंगे और हमें लगा कि शायद कांग्रेस पर जब हम एक एपिसोड कर रहे हैं तो सिलसिलेवार पॉइंट वाइज इस पर चर्चा होनी चाहिए और यही वजह है कि तकरीबन 1 दर्जन ऐसे पॉइंट हैं जिनको हम निकाल कर लाए हैं, जिन पर कांग्रेस के संगठन को मंथन करना होगा। और हम ज़रूर ये उम्मीद करेंगे कि कांग्रेस का संगठन, कांग्रेस का आला कमान भी इस वीडियो को अगर देखेगा तो शायद हमारे 1-2 पॉइंट से वो भी इत्तेफाक तो कम से कम रखेगा ही, क्योंकि जनता भी इन बातों को समझ तो रही ही है। सबसे पहला सवाल कांग्रेस के लिए है संगठन की बात। संगठन, सबसे बड़ी बात प्रदेश कार्यकारिणी का अब तक गठन न होना। इतने महीने बीत गए, नया प्रदेश अध्यक्ष मिले हुए, लेकिन इसके बावजूद अब तक प्रदेश कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पाया है। ये एक भ्रम की स्थिति पैदा करता है। कार्यकर्ता किसे रिपोर्ट करेंगे, किसे अपना नेता मानेंगे, कौन किसकी जिम्मेदारी, किसके कंधे पर क्या है जिम्मेदारी, ये कौन तय करेगा और कैसे उस जिम्मेदारी का फीडबैक लिया जाएगा, ये सब कुछ नहीं पता चल पा रहा है। यानी एक लंबा वक्त आपने खो दिया प्रदेश कार्यकारिणी का गठन न करके। आज इस पर एनालिसिस नहीं कर रहे हैं कि प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हुआ या नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ, कौन रुकावट बन रहा है, कितने चेहरे थे जिनके नाम आगे बढ़ाए गए, किस किस गुट से थे और उन गुटों की बात नहीं बनी, तो आखिरकार आला कमान यानी दिल्ली आला कमान को निर्णय लेने में मुश्किल आ रही है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि अगर प्रदेश कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ है तो इससे जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को मुश्किल आ रही है, संगठन को मुश्किल आ रही है, और ये बात कांग्रेस आला कमान को समझनी होगी। इसी से जुड़ा हुआ जो दूसरा पॉइंट हमने लिखा है, जब हम चर्चा कर रहे थे न्यूज़ रूम में, अपने बातचीत कर रहे थे, तो हमें लगा कि नेतृत्व का प्रश्न, यह सवाल भी कांग्रेस के लिहाज से पूछा जाना चाहिए। प्रदेश कार्यकारिणी से ही मिला हुआ है, नेतृत्व का सवाल है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आपका मेन चेहरा कौन है, क्योंकि जब आपके नेताओं के बीच में तलवारें खींचती हैं तो इतने गुट निकलते हैं कि लगता है कि कोई अल्मोड़ा का गुट है, कोई पौड़ी का गुट है और कोई बाजपुर का गुट है। तो ऐसे में जो नेतृत्व का एक चेहरा, उसकी ज़रूरत कांग्रेस को है, कम से कम उत्तराखंड में है, और इसकी कमी महसूस की जा रही है। और कई बार ये कमी इतनी आगे चली जाती है कि लगता है कि समूचा प्रदेश स्तर का संगठन केंद्रीय नेतृत्व पर ही अत्यधिक निर्भर हो गया है। तीसरा पॉइंट, गुटबाजी, जिसका जिक्र इसके पहले हम कर रहे थे। बहुत सारे पुराने और जो नए नेता हैं, पुराने नेताओं में तो बहुत ही खींचतान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और जो सबसे बड़े नेता के तौर पर है, उनका जो राजनीतिक अवकाश था 15 दिनों का, उपवास था उनका, उसकी चर्चा तो सभी ने देखी, और उस दौरान क्या क्या हुआ यह सभी ने देखा। लेकिन सिर्फ बात इतनी नहीं है। कांग्रेस में जैसे जैसे चुनाव करीब आता है तो ऐसा लगता है कि हर एक ज़िले से, हर एक कोने से एक नया नेता उभरता है, वो अपनी बात रखता है और वो एक अपने गुट की बात करने लगता है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़ी ईमानदारी के साथ इस एनालिसिस को कर रहा हूँ और ये समझ रहा हूँ, जितने दिनों से हम लोगों ने कांग्रेस को देखा है और जब हम इस पर चर्चा कर रहे थे कि पौड़ी से लेकर रामनगर तक, अल्मोड़ा से लेकर उत्तरकाशी तक कांग्रेस में गुट बट जाते हैं, और इस गुटबाजी को कांग्रेस को रोकना होगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि गणेश कोदियाल ने बहुत हद तक इस पे कामयाबी हासिल की है और उन्होंने गुटबाजी को कम किया है, लेकिन ख़त्म नहीं कर पाए हैं। इसे भी ईमानदारी से हमें मान लेना चाहिए। चौथा पॉइंट, बूथ स्तर का कमजोर संगठन।
भारतीय जनता पार्टी से आपको चुनाव लड़ना है, जहां पन्ना प्रमुख तक की स्थिति होती है, विधायकों तक को जिम्मेदारी दे दी जाती है, और उस लड़ाई की तैयारी में आपका बूथ लेवल भी कमज़ोर है। सीखा भारतीय जनता पार्टी ने आप ही से है, लेकिन अब जो आप पे कभी ताकत हुआ करती थी, हालत ये होती है कि चुनाव में आपके बस्ते रखने के लिए भी कई बार मुश्किलें आ जाती हैं। और ये कांग्रेस के लिए एक अलार्मिंग बेल है। कांग्रेस को संगठन इतना मजबूत करना होगा कि बूथ स्तर पर उसका संगठन दिखाई दे। चुनाव के दिन जब वोट पड़ रहे हो, उस वक्त वोटर्स को बूथ तक ले जाने के लिए कम से कम आपके कार्यकर्ता दिख रहे हो, आपके बस्ते वहां पर दिख रहे हो, तो कम से कम कांग्रेस को इस लिहाज से तैयारी करनी होगी। और तैयारी करने के लिए, जैसा इसके पहले हमने जिक्र किया, भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी मशीनरी है, आपको लड़ना किससे है? भारतीय जनता पार्टी की चुनावी मशीनरी से लड़ना है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कांग्रेस के लिए है कि कांग्रेस को ये समझना होगा कि आप किस दल से चुनाव compete कर रहे हैं, उनकी चुनावी मशीनरी किस हद तक, किस सूक्ष्म स्तर तक, कितने माइक्रो लेवल तक गई हुई है, और आपको उसके खिलाफ अपनी रणनीति तैयार करनी है। तो इस तरीके से हवाबाजी में काम तो नहीं चलने वाला है। अब एक वृहद टॉपिक जो हमें लगा जब हम चर्चा कर रहे थे कि एक क्लियर नैरेटिव, यानी एक स्पष्ट साफ संकेत वाला नैरेटिव जो है, उसकी कमी दिखती है। आप बहुत सारे रैंडम मसलों पर बात करते हैं। अभी हाल ही में हमने देखा एक बड़े नेता कांग्रेस के, जब उनका एक इंटरव्यू हो रहा था तो उनसे पूछा गया कि कांग्रेस किन मसलों पर चुनाव में जाएगी, तो उन्होंने बड़े रैंडम चीज़ें गिनाई, बहुत सारे मसले गिनाए। अच्छी बात है, आप करिए, इन सारे मसलों पर करिए, लेकिन एक क्लियर नैरेटिव जो होता है, उस क्लियर नैरेटिव की बात कांग्रेस को करनी होगी, चाहे वो कुछ भी हो। आप कहिए कि हम जो इस राज्य के लिए जिन्होंने आंदोलन किए, उन आंदोलनकारियों यानी राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का राज्य बनाने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अब इस क्लियर नैरेटिव में वो सारी बातें आती हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। तो कांग्रेस के लिए ये क्लियर नैरेटिव होना न होना बड़ा सेटबैक हो सकता है। बहुत सारी बातें आप करते हैं, घोटाला है, महंगाई है, बेरोजगारी है, पलायन है, पेपर लीक है, लेकिन ये क्लियर नैरेटिव इन सब के बीच में निकालना कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के पॉलिटिकल थिंक टैंक के लिए ये बहुत ज़रूरी है। एक और मसला, ये पूरा चुनाव पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से 2014 के बाद से पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो को आप देखिए, तो उसमें यूथ बहुत बड़ी भागीदारी रखते हैं और यूथ एक नैरेटिव सेट करते हैं। भीड़ आती है, सोशल मीडिया पर वो कंटेंट डालते हैं, तो एक नैरेटिव सेट करने में यूथ्स का बड़ा योगदान है, और उन यूथ को साधने में कांग्रेस को अभी बड़ी मशक्कत करनी है। आपके पुराने नेता उन यूथ को एड्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आपके नए नेता यूथ्स को एड्रेस कर रहे हैं, उनकी जो मुश्किलें हैं उसको एड्रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और उनको अश्योर कैसे कर रहे हैं, उनको किस तरीके से ये बात बता रहे हैं कि अगर पॉलिटिकल पावर में आप आते हैं तो उनकी मुश्किलों का हल आप ढूंढेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी यूथ से इंगेजमेंट की चुनौती कांग्रेस के पास है। 8वां, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इंपॉर्टेंट तो सारे हैं कांग्रेस के लिहाज से, लेकिन कांग्रेस किसको इंपॉर्टेंट मानती है ये उसके ऊपर है। 8वां पॉइंट है, हमने 1 दर्जन पॉइंट बनाए हैं, 4 और बचे हुए हैं, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। पहाड़, मैदान, कुमाऊं, गढ़वाल, इन सब के बीच में आपको एक संतुलन बनाना होगा। पिछले कुछ वक्त में चीज़ें बड़ी तेज़ी से बदली हैं। आमतौर पर उत्तराखंड में ये सारी चीज़ें बहुत अंदर खाने चर्चाएं होती थीं, खुले तौर पर, सार्वजनिक तौर पर नहीं होती थीं। लेकिन अब आप देखिए तो पिछले कुछ वक्त में पहाड़, तराई, मैदान, कुमाऊं, गढ़वाल, आपको स्पष्ट रूप से ये सारी चीज़ें दिखती हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा चैलेंज है कि वो इन सारी चीज़ों में चैलेंज को एक्सेप्ट करे और कैसे बैलेंस करे। कहीं ऐसा ना हो कि आप गढ़वाल पर फोकस करते रहें क्योंकि आपके प्रदेश अध्यक्ष गढ़वाल से आते हैं, और कुमाऊं और तराई में आपकी स्थिति बिगड़ जाए। आप मैदान में अच्छा काम कर रहे हों, लेकिन
पहाड़ में आपकी स्थिति बिगड़ जाए। तो ये बैलेंसिंग की जो कला है वो कांग्रेस को समझनी होगी। हालांकि यहाँ पर डेमोक्रेसी ऐसी है, 70 सीटों में आपको 36 सीटें मिनिमम चाहिए, आप बहुमत में आ जाएंगे, इसलिए सिर गिने जाएंगे। अब वो तराई से आते हैं, पहाड़ से आते हैं, कुमाऊं से आते हैं, मैदान से आते हैं, गढ़वाल से आते हैं, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आपका पॉलिटिकल थिंक टैंक बैठेगा, सिफोलॉजिस्ट के साथ आप बैठेंगे, आप डेटाज को देखेंगे, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि किस तरीके की सिचुएशन है और कैसे बैलेंस बनाना है। 9वां पॉइंट हमें जो लगता है वो है प्रवासी उत्तराखंडियों के बीच में कांग्रेस की पहुंच। दरअसल हमने देखा नहीं कि कांग्रेस प्रवासी उत्तराखंडियों के बीच में अपनी पहुंच बनाने के लिए कोई बड़ा सीरियस एफर्ट कर रही हो। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े सीरियस एफर्ट्स किए हैं, इसमें दो राय नहीं है। उनका एक पूरा विंग काम करता है, सरकारी मशीनरी, चूंकि खुद सरकार उनकी है, सरकारी मशीनरी ने भी पिछले कुछ वक्त में काफ़ी काम किया है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की इस जो उसकी चुनावी रणनीति है कि प्रवासी उत्तराखंडियों के जरिए एक नैरेटिव बनाइए और ये बताइए कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कांग्रेस के लिए इस नैरेटिव की काट ढूंढनी होगी और जो प्रवासी उत्तराखंडी हैं उनको अपने साथ जोड़ना होगा, ताकि एक मैसेज इस राज्य में भी जा पाए इलेक्शन के दौरान। 10वां हमें लगता है चुनावी संसाधनों की चुनौती कांग्रेस के पास तो होनी ही होनी है, क्योंकि पिछले लगभग जब ये 2027 में अगर चुनाव होते हैं या फिर 2026 के आखिर में ही हो जाएं, तब तक लगभग 9 साल 10 साल यानी 2 टर्म से कांग्रेस इस राज्य में सत्ता से बाहर है। और ये जाहिर सी बात है कि जब आप सत्ता से बाहर होते हैं तो आपके पास चुनावी संसाधन जुटाने की चुनौती होती है, आपके पास चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि पिछले काफ़ी वक्त से चुनाव जो है पैसे का खेल हो गया है। और ऐसे में आपके पास ये पैसे नहीं होते हैं तो आप चुनाव का खेल बहुत प्रभावी तौर पर खेल नहीं पाते हैं। कांग्रेस के पास इसकी चुनौती तो होनी है। इस चुनौती से कैसे पार पाएगी कांग्रेस, ये कांग्रेस को देखना होगा, तय करना होगा। वो क्या कोई स्मार्ट आइडिया निकालती है कि चुनावी संसाधन जिस तरीके से उसको परेशान कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा उसको प्रभावित न कर पाए। 11वां पॉइंट जो है वो टिकट के दौरान जो उम्मीदवारों की दावेदारी होती है और उस समय जो सिर फुटअव्वल की स्थिति आती है उससे बचना है। क्योंकि कांग्रेस में दिक्कत ये है कि ये ओवर डेमोक्रेटिक पार्टी, जैसा मैं समझता हूँ। अब ओवर डेमोक्रेटिक पार्टी में होता ये है कि हर कोई नेता खुद को विधायक पद का उम्मीदवार तो मानता ही है, टिकट पद तो वो मांगता ही है कि भाई टिकट मुझे मिल जाए, विधायक मैं बन जाऊँगा। अब उसकी ज़मीनी स्तर पर कितनी तैयारी है, उसे टिकट लोग चाहते हैं नहीं चाहते हैं, लेकिन मांगते बहुत सारे नेता हैं। और जब विधानसभा के चुनाव आते हैं तो उसके 2, 3, 4 महीने पहले से ही इन ऐसे नेताओं की बहुतायत हो जाती है जो अपने कटआउट्स, होर्डिंग, वॉल पेंटिंग्स गली मोहल्लों में लगाकर टिकट के लिए दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। कांग्रेस को ऐसे नेताओं को पहचानना होगा, जो ज़मीनी स्तर के नेता हैं उनको टिकट देना होगा और साथ ही सेकंड लाइन के नेताओं को भी तैयार करना होगा, ताकि भविष्य की राजनीति के लिए भी उसे एक बेहतर रास्ता मिल पाए। आखिरी और 12वां पॉइंट, हमने 1 दर्जन पॉइंट की बात की थी, 12 पॉइंट, 12वां और आखिरी पॉइंट आपके साथ। कांग्रेस को ये समझाने की कोशिश करनी होगी, जनता के बीच ये जाके बताना होगा कि अगर इस राज्य में कोई विकल्प बन सकता है भारतीय जनता पार्टी का, तो स्पष्ट विकल्प है कांग्रेस। आप क्लियर नैरेटिव लेके जाइए, क्लियर नैरेटिव के बाद आप क्लियर ऑप्शन के रूप में खुद को स्थापित कर पाते हैं, तभी शायद आप सत्ता में वापसी की उम्मीद भी कर सकते हैं। तय जनता को करना है, लेकिन आपको विकल्प के तौर पर, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अगर लोग ये पूछते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं तो फिर कौन होगा, ये बात ना आए, इसके लिए कांग्रेस को खुद को तैयार करना होगा। और कम से कम ऐसा ना हो कि 36 या 34 सीटों की बात अटके और फिर आप 1-2 बैसाखियों के सहारे सरकार बनाने की कोशिश करें, तो वो भी शायद इस राज्य के लिए बेहतर तो नहीं कहा जा सकता है। तो ऐसे में बिल्कुल आपको जाना होगा और एक क्लियर ऑप्शन के तौर पर खुद को स्थापित करने की कोशिश करनी होगी,
ज़मीनी स्तर पर काम करना होगा, लोगों को इम्पैक्ट करना होगा, लोगों को अपनी बातों को बताना होगा। आखिर में ये सवाल राज्य के लोगों के लिए है, कांग्रेस के लिए तो है ही, लेकिन राज्य के लोगों के लिए ये सवाल ज़्यादा है। क्या उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए चुनौती बीजेपी से अधिक खुद कांग्रेस ही है? आप समझ रहे हैं इस सवाल को? क्या कांग्रेस के लिए सवाल ये है कि क्या कांग्रेस के लिए चुनौती खुद कांग्रेस ही है भारतीय जनता पार्टी से अधिक? इस सवाल के जवाब का इंतज़ार रहेगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट में हम इंतज़ार करेंगे आपके राय का, इस सवाल के जवाब का। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आखिर में आपसे गुजारिश कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।